हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसका पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर के अंदर आज अपन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है इसका अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ठोसों के अंदर जो संकुलन क्षमता है या पैकिंग एफिशिएंसी वो किस प्रकार से निकाली जाती है और ये कितने प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। एचसीपी और सीसीपी या एफसीसी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी को किस प्रकार से निकाला जाता है। बीसीसी संरचनाओं के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है और एचसीसी स्ट्रक्चर के अंदर में पैकिंग एफिशिएंसी को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे यूनिट सेल का जो घनत्व है उसको अपन किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ ये क्या होती हैं। चूँकि हम जानते हैं कि ठोसों के अंदर अवयवी कण होते हैं वो निबिड़ संकुलित अवस्था में होते हैं तथा उनके मध्य बहुत ही कम मात्रा में रिक्त स्थान पाया जाता है, या कह सकते हैं न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे उसी को ही हम अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। ये जो रिक्तियाँ हैं वो ये दो प्रकार की होती हैं सामान्यतः। एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं, एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा एक और त्रिकोणीय रिक्तियाँ होती हैं जो कि इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये तीन गोलों के मिलने से बनती है, जिसमें एक सिरा या तो ऊपर हो सकता है या फिर त्रिकोणीय रिक्ति का एक सिरा क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है। हम इस पार्ट के अंदर अपन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ या टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो चार गोलों के मिलने से बनती हैं, यानी कि तीन गोले तो ये हैं और इसके ऊपर अगर मैं एक और गोला रख देता हूँ, ये देखो इस प्रकार से अगर एक गोला रख देता हूँ तो इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने से जो संरचना बनती है वो एक चतुष्फलकीय संरचना बनती है। और इसके मध्य जो रिक्ति पाई जाती है, वॉइड होता है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर यदि वॉइड यानी कि उस रिक्ति की त्रिज्या है स्मॉल आर है और अगर गोले की त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में देखो एक संबंध दर्शाया गया है। क्या है? स्मॉल आर बराबर होता है 0.225 कैपिटल आर, जहाँ स्मॉल आर क्या है, वॉइड की त्रिज्या यानी कि रिक्ति यानी कि जो बीच में रिक्त स्थान है उसकी त्रिज्या, और कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छिद्र की त्रिज्या वो स्मॉल आर है वो हमेशा ही उस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ये देखो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर के केवल कितना है 0.225 भाग के बराबर ही है, यानी कि स्मॉल आर हमेशा क्या होगी, कैपिटल आर से छोटी होगी। इसके अलावा किसी भी जालक के अंदर जो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या जो होती है वो उस गोलों की संख्या की हमेशा क्या होती है, डबल होती है, यानी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी जालक के अंदर जो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या है वो हमेशा गोलों की संख्या की क्या होती है, डबल होती है, यानी कि जितने गोले हैं उससे डबल मात्रा में क्या हो जाएंगी, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इस टेट्राहेड्रल जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसका 4 होता है, यानी कि जितने गोलों से मिलकर के जो रिक्ति बनती है वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में। माना कि ये प्रथम परत है और ये ब्लैक सर्किल वाली द्वितीय परत है। तो द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति को अगर प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अपन ठीक ऊपर रखें तो कुल 6 गोलों से बनी हुई जो रिक्ति होती है वो क्या कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। देखो किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से ये रिक्ति बनेगी। ये देखिए आप ब्लैक वाली परत को आपको क्या मान लो, प्रथम परत मान लो, और जो रेड सर्कल वाली जो परत है उसको क्या कर लो, आप त्रिकोणीय रिक्ति को द्वितीय परत मान लो। तो इस रेड वाली सर्कल वाली जो परत और ये दोनों परतों के बीच में जो ये गैप आपको नज़र आ रहा है, जो रिक्त स्थान नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो रिक्त स्थान नज़र आ रहा है आपको, ये कुल 6 गोलों से मिलने से बना है, जिसमें नीचे वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति है वो कुछ इस प्रकार से है और ऊपर वाली त्रिकोणीय रिक्ति जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जो ये इस प्रकार की जो अष्टफलकीय संरचना बनती है इसी रिक्ति को क्या कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या आप इसे ओ से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर से अगर प्रदर्शित करें और गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करें तो स्मॉल आर
और कैपिटल आर में देखो संबंध दिया गया है जो आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा सकता है। स्मॉल आर बराबर होता है 0.414 कैपिटल आर के बराबर होता है। यानी कि अष्टफलक की छिद्र की जो त्रिज्या आर है वो उस गोले की त्रिज्या आर से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि अष्टफलक की छिद्र की त्रिज्या आर है वो गोले की त्रिज्या का केवल कितना भाग है, 0.414 भाग ही है। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जालक के अंदर जो अष्टफलक की छिद्रों की जो संख्या है वह हमेशा गोलों की जो संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। इसके अलावा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है या अष्टफलक की रिक्ति है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, जो अपन को क्या करना है, याद रखना है। तो ये हो गई आपके चतुष्फलक की और अष्टफलक की रिक्तियाँ। आपको मेनली क्या करना है कि ये तो 4 गोलों से बनती हैं और ये कितने 6 गोलों से मिलकर के बनती है। इसमें जो वॉइड की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या आर में ये संबंध है और यहाँ पर गोले की त्रिज्या और छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर के अंदर ये संबंध है, वो आपको क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी संख्या हमेशा पार्टिकल से क्या होगी, दुगुनी होगी, जबकि इसमें क्या होगी, बराबर होगी। इसमें जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 है और इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर हमें पता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित और नियमित क्रम के अंदर निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। वो उस क्रिस्टल जालक के अंदर कितना भाग घेरते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ये मैं अगर 2 डायग्राम यहाँ पर बना करके देखूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कुछ आपको ज़्यादा नज़र आ रही है और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो कुछ कम नज़र आ रही है और इसकी क्या आ रही है, ज़्यादा नज़र आ रही। तो किसी क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उस क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का कितना भाग घेरते हैं वही उस क्रिस्टल जालक की क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता या फिर उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। हम पैकिंग एफिशिएंसी को अगर प्रतिशत के अंदर ज्ञात करें तो प्रतिशत संकुलन क्षमता या प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर क्या होगी, क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो अवयवी कण है उनका आयतन, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। कुल अवयवी कण है उनका आयतन कितना है और जो क्रिस्टल जालक है उसका आयतन कितना है। क्रिस्टल जालक का आयतन इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो इसका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। यानी कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, तो उसमें जो भी गोले हैं उनका आयतन निकाल दो और कुल जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है उसका क्या कर दो, ये पूरा माना कि ये क्रिस्टल लैटिस है इसका आयतन कर दिया और इसके अंदर जो गोले हैं उनका कितना आयतन है, तो इनका अनुपात करके अपन क्या कर देंगे, इसका 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, प्रतिशत संकुलन क्षमता हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास में अगर क्रिस्टल लैटिस नहीं है तो हम किसी यूनिट सेल का भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं हम आगे किस प्रकार से संकुलन क्षमता को निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीपी एवं सीसीपी या एफसीसी संरचनाओं के अंदर संकुलन क्षमता। ये जो तीनों प्रकार की जो संरचनाएं हैं, एचसीपी, सीसीपी या एफसीसी, इनमें यूनिट सेल का जो निर्माण होता है वह 4 गोलों से बनता है। तो यहाँ कॉर्नर वाले गोलों का तो 1/8 भाग हमें पता है भाग लिया जाता है, जबकि यहाँ फेस पर है उसका 1/2 वाला भाग काम में लिया जाता है। तो अगर इसका अपन यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या को ज्ञात करें तो इन तीनों के अंदर जो अवयवी कणों की संख्या आती है वो आती है 4, यानी कि 4 गोलों के बनने से एक यूनिट सेल हमें मिलती है। तो हम इन चारों गोलों का सबसे पहले हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में ये चूँकि ये यूनिट सेल एक क्यूब है तो इस क्यूब का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो चारों गोलों का आयतन बटे इस क्यूब का आयतन इंटू 100 करके अपन क्या कर लेंगे, एक यूनिट सेल के अंदर जो संकुलन क्षमता है वो हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो एक यूनिट सेल के अंदर जो संकुलन क्षमता आएगी वही उस क्रिस्टल लैटिस की क्या होगी, संकुलन क्षमता होगी।
मैं इस यूनिट सेल के प्रत्येक फेस पर इन गोलों को नहीं रख रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक डॉट किया है, आप इन फेस पर गोलों को समझ सकते हैं। हम इस ऊपर वाले जो फेस हैं इसी के गोलों के आधार पर इस पूरी यूनिट सेल का जो आयतन है वो क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, और इन गोलों का भी आयतन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इस यूनिट सेल के अंदर जितने भी आपको परमाणु पार्टिकल जो नज़र आ रहे हैं उनको हम परमाणु मान लेते हैं। ये जो यूनिट सेल के अंदर जितने भी आपको परमाणु नज़र आ रहे हैं 1, 2 और 3, ये इतनी दूरियां इसमें नहीं होती हैं। इसकी संरचना को मैं यहाँ बाहर बता रहा हूँ आपको। ये पहला वाला परमाणु है, ये दूसरा वाला परमाणु है, ये तीसरा वाला, इस प्रकार से ये तीनों परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। माना कि इस यूनिट सेल के अंदर जो परमाणु है उसकी त्रिज्या है वो r है। ये देखिए परमाणु की त्रिज्या कितनी है, r है, और यूनिट सेल के कोर की लंबाई है वो है, मान लिया a है। यूनिट सेल के कोर यानी कि किनारे की लंबाई कितनी है, कोर की लंबाई है वो है a। यहाँ आप देख सकते हैं कि B से C तक जो लंबाई है वो कितनी मान ली है हमने, a। ये प्रत्येक कोर की लंबाई क्या है, सेम है, यानी प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है, a है, और प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या है वो कितनी है, r है। चूँकि हम जानते हैं कि ये गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यू। एक गोले का आयतन जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यू। चूँकि अपने को पता है कि जो FCC संरचनाएं हैं, इसका मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। FCC जो संरचना है वो 4 गोलों से मिलकर के बनी होती हैं। तो इन 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 4 गोलों का एक यूनिट सेल, ये तीनों प्रकार की जो यूनिट सेल वो कितने गोलों से मिलकर बनी है, 4 गोलों से। तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, सीधा सा सिंपल है, 4 × 4/3 पाई r क्यू। तो ये कितना आ जाएगा आपके 16/3 पाई r क्यू, 16/3 पाई r क्यू। ठीक है, ये तो हो गया आपके एक यूनिट सेल में जितने गोले हैं उनका क्या हो गया, आयतन हो गया। अब अपन देखते हैं इसी जो ये पूरी यूनिट सेल है इसका जो आयतन है वो कितना आता है। तो चूंकि यहाँ पर अपन पूरी यूनिट सेल का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ जो आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है इसका अपन क्या कर लेते हैं, पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो ये जो त्रिभुज है AB और B से C और AC, यहाँ पर आप देखोगे तो A से C तक ये क्या है, इसको कर्ण मान लेते हैं। A से B है, इसको लंब मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। ये जो A से C तक की दूरी है वो अपन को इन 3 गोलों के द्वारा अपन को क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जिसके अंदर यहाँ तो इसका तो R वाला पार्ट है वो इसके साथ में है, यहाँ आपको डबल R मिल जाएगा क्योंकि ये बीचों बीच में है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सिर्फ आपको कितनी मिलेगी, R। तो इन तीनों गोलों से आपको कितने R प्राप्त हो जाएंगे, 4R प्राप्त हो जाएंगे। कितने R, 4R। अब हम इस पूरे घन का आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में आपको दिखाई दे रहा है कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो या फिर AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको AB भी A है और ये भी कितनी दूरी है, A। तो ये हो जाएगा आपका A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर, या फिर AC बराबर क्या हो जाएगा, A√2। ठीक है, लेकिन अपन को तो AC यहाँ पर एक और नज़र आ रहा है। यदि हम इस डायग्राम को देखें तो आपको AC के अंदर जो ये A से C तक की दूरी है वो कितनी नज़र आ रही है, 4R के बराबर आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ, यदि हम AC को देखें तो इसमें गोलों की व्यवस्था कैसी है, देखें तो गोलों की व्यवस्था AC बराबर कितनी है, 4R। कितनी है, 4। अतः 4R बराबर क्या हो जाएगा,
A√2, ए को अपन इधर √2 को अपन इधर इधर लेके आ जाते हैं तो 4R/√2 बराबर क्या हो जाएगा A। ठीक है, ये आपको A का क्या हो गया है, मान प्राप्त हो गया है। चूँकि हम जानते हैं कि A बराबर क्या होता है 4R/√2, और चूँकि घन का आयतन क्या होता है, चूँकि घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है AQ, है ना। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन मान रख लेते हैं, AQ बराबर हो जाएगा 4R/√2 का होल क्यू, और ये मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64R³/2√2। ये देखो ये मान कैसे आया है, मैं बता देता हूँ कि ये मान तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 64R³। ये जो मान आया है वो कैसा आया है, इस √2 को अपन 3 टाइम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये तो मान कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो गया √2, है ना। ये तो 2 हो गया और ये क्या हो गया √2। ये मान मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर रख दिया है। आगे अपन देखते हैं कि AQ बराबर क्या हो जाएगा, ये मान आया है अपने पास में, और इसको आप और सरल करोगे तो क्या हो जाएगा 16√2R³ हो जाएगा। ये देखो ये मान कैसे आया है, इससे मैंने ये मान प्राप्त किया है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास में क्या था 64R³/2√2 इंटू क्या हो जाएगा, अपन इसको अगर √2 से क्या करें मल्टीप्लाई करें कर सकते हैं, तो ये तो मान क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा 64R³ √2 हो जाएगा, और ये नीचे वाला मान क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, और 4 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा R³√2। ये मान मैंने कहाँ रख दिया है, यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो ये आपके मान आ गया AQ बराबर क्या हो गया 16√2R³। ये हो गया आपके क्या यूनिट सेल के अंदर जो घन का आयतन है वो यूनिट सेल के अंदर घन का आयतन या फिर पूरी यूनिट सेल का जो आयतन है वो क्या हो गया है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब अपन निकालते हैं इस संरचना के अंदर जो प्रतिशत संकुलन क्षमता है वो अपन को कैसे ज्ञात करनी है, वो अपन देख लेते हैं। तो इस संरचना के अंदर जो अपन को संरचना प्राप्त हुई है यूनिट सेल की, उसकी जो है वो प्रतिशत संकुलन क्षमता है ना, ये कितनी आई है, ये आई है आपको यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल में उपस्थित चारों कणों का आयतन। क्योंकि एक यूनिट सेल 4 कणों से मिलकर बनी है, तो ये एक यूनिट सेल के अंदर चारों कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का पूरे का आयतन, यूनिट सेल का आयतन इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये मान कितना आ जाएगा बताओ, ये तो सबसे पहले तो आया था यूनिट सेल के चारों कणों का आयतन, तो कितना आया था अपन को 16/3 πr³, और ये हो गया आपके 16√2AQ। इसको आप अगर सरल करोगे तो आपको कुछ मान इस प्रकार से आएगा 16/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपके कितना RQ से RQ तो क्या हो जाएगा कट जाएगी, ये R है, RQ से RQ तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो गया 16/3 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपके 1/16√2। तो ये 16 तो क्या हो गया कट गया, और ये जो मान आएगा आपके कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 22 बटे ये 21 हो जाएगा, 21 इंटू √2 का मान कितना होता है 1.414,
ये आप मान अगर ज्ञात करोगे तो इंटू 100 हो जाएगा ना, 100, तो ये हो गया आपके इसको आप पूरे का जब सरल करोगे तो ये मान आएगा आपके 74%। तो आप कह सकते हैं कि जो एचसीपी हैं या फिर सीसीपी हैं या फिर एफसीसी हैं, इन जो संरचनाओं के अंदर जो यूनिट सेल जो बनती हैं वो 4 गोलों से बनती हैं, और इन गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन जो होता है वो कितना होता है, ये 74% होता है। और जो इसके बीच में जो गैप रह जाएगा यूनिट सेल के बीच में, या रिक्ति रह जाएगी या वॉइड रहेंगे, उसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 26% रह जाएगा। तो आपको कहे कि भाई एचसीपी सीसीपी या एफसीसी संरचनाओं के अंदर जो संकुलन क्षमता वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 74%, और रिक्ति कितनी रहती है, वो है 26%। ठीक है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं बीसीसी संरचना के अंदर संकुलन क्षमता, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो सेल है उसका हम क्या करेंगे, उसकी संकुलन क्षमता अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ज्ञात करेंगे कितनी होती है। चूँकि हम जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती हैं, बीसीसी की जो संरचना होती है उसमें 8 कॉर्नर के अलावा एक सेंटर में भी क्या होता है, एटम रहता है। और ये जो 8 कॉर्नर है उसका 1/8वां भाग यानी कि एक एटम इसका, और एक ये बीच वाला सेंटर का, यानी कि ये जो बीसीसी की जो यूनिट सेल बनती है ये कुल 2 गोलों के मिलने से बनती हैं। ये किस प्रकार से आते हैं, मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है जहाँ पर आप जाकर क्या देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन 2 गोलों का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर इस पूरे जो क्यूब जो है ये इस क्यूब का क्या करेंगे, हम आयतन ज्ञात करेंगे। बीसीसी संरचना के अंदर ये सभी पार्टिकल हैं, उनको अगर परमाणु मान ले तो जो परमाणु की त्रिज्या वो है कितनी है, माना कि r, परमाणु की त्रिज्या बराबर कितनी है, r। और यूनिट सेल के जो कोर की लंबाई है वो कितनी है, ये यूनिट सेल के यहाँ से कोर, प्रत्येक कोर की लंबाई है वो कितनी है, a। तो यूनिट सेल के कोर की लंबाई कितनी है, माना कि a। चूँकि बीसीसी की जो संरचना होती है वो कितने गोलों से मिलकर बनी होती है, 2 गोलों से मिलकर बनी होती है, 2 गोले। और एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो 2 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 2 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 2 × 4/3 पाई आर क्यू। ये मान आपके कितना आ जाएगा, 8/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। सही है, 8/3 पाई आर क्यू। ये तो हो गया आपके कितने गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब अपन इस पूरे जो क्यूब है उसका क्या कर लेते हैं, आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अपन लेते हैं त्रिभुज ए और बी और सी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी से ए सी का मान अपन को पहले वाली जो एफसीसी संरचना थी उसमें हमें प्राप्त हुआ था, वो कितना हुआ था, मैं निकाल देता हूँ। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और या फिर ए सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस, चूँकि सभी कोर की लंबाई ए है ना, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ ए सी का मान अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। ये मैंने अलग कर दिया है, गलत कर दिया है, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गया अपने पास में, क्या हो गया, ए सी का मान हो गया। अब अपन चूँकि हमारे बीसीसी संरचना के अंदर बॉडी के सेंटर में एटम है, तो हम ये वाला मान लेंगे, इसको अपन कर्ण मान लेंगे ए और डी को, है ना। और ये तो हो गया, ए सी का मान हो गया 2a का स्क्वायर, और सी और डी का जो कोर की लंबाई कितनी हो गई, a होती है। तो त्रिभुज ए सी और डी में
त्रिभुज ए सी और डी में देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही होगा। ए डी का स्क्वायर ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपके ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, या ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है 2a का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर कितना है a का स्क्वायर, या फिर ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके 3a का स्क्वायर, ठीक है, या ए डी बराबर क्या हो जाएगा √3a, या फिर ए डी बराबर क्या हो जाएगा a√3, सही है। अगर हम ए डी को यहाँ से यहाँ देखें तो ये 3 गोलों से मिलकर बना है, एक और एक ये सेंटर वाला और एक ही। इसको मैं अगर बाहर निकालूंगा तो कुछ मुझे इस प्रकार की संरचना नज़र आएगी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही है, ए से डी तक की, ये आ गई है 4r, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डी बराबर क्या होगा 4r, क्या होगा 4r। ये जो ए डी का मान है ये अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इस ए डी का मान क्या रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण 1 से ए डी बराबर क्या था, ए डी बराबर था a√3, और हमने दूरी ज्ञात की थी वो थी ए डी बराबर कितना था 4r, कितना था 4r। तो मैं ये मान अगर रखूँ यहाँ पर, ये अपनी थी समीकरण 1, और इसका मान अपन इस समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा 4r बराबर a√3, यही होगा, है ना। तो अगर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपके 4r/√3, ठीक है। ये तो हो गया अपन को एक a का मान हमें प्राप्त हो गया। अब अपन क्या कर लेते हैं, घन का आयतन ज्ञात करते हैं। चूँकि घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, घन का आयतन होता है a³, अतः ये मान अपन रख देते हैं, a का मान यहाँ पर रख देते हैं। ये होगा आपके 4r/√3 होल क्यू बराबर क्या हो जाएगा मान 64r³/3√3। ये देखो मान कैसा आया है, ये तो मान आपको समझ में आ गया होगा। ये तो 64r³, तो इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर जो ये कैसा आया है देखो, ये मैं बता देता हूँ। √3 को अपन 3 बार क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 × √3 × √3। तो ये तो मान कितना आ जाएगा 3, और ये हो गया √3, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये अपने मान आ गया है 64r³/3√3। ये मान अपन क्या कर लेते हैं, ये हो गया घन का आयतन। अब अपन निकाल लेते हैं प्रतिशत संकुलन समता। प्रतिशत संकुलन समता कैसे निकलती हैं, उसमें उपस्थित कणों का आयतन, क्रिस्टल यूनिट सेल, या यूं बोले यूनिट सेल में उपस्थित कुल कणों का आयतन, कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन, ठीक है, इंटू 100। चूँकि 2 कणों से मिलकर बनी होती है बीसीसी स्ट्रक्चर, तो 2 कणों का आयतन कितना आया था 8/3 πr³, और यूनिट सेल का कुल आयतन कितना आया है ये वाला, है ना। तो ये मान कितना है 64r³/3√3। इसको आप देखो सरल करो तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये मैं पहले काट लेता हूँ, r³ से r³ क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब अपने मान क्या प्राप्त हुआ है 8/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 3√3, है ना। ऐसे ही होगा अपॉन, ये हो गया आपके 64, ये 64 नीचे है। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, ये ऐसे, सही है।
8 से ये काट लो, 8 बार कट हो जाएगा। ये मान आपके आएगा कितना, 22√3/56, 8 × 7 56। ठीक है, ये मान आपको अगर और सरल करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 22 इंटू √3 का मान होता है 1.732, अच्छा इंटू 100 अपन किया नहीं था यहाँ पर, ये 100 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये मान हो जाएगा आपके 56 इंटू 100। ठीक है, ये कट रहा होगा। अब ये जो आप मान निकालोगे ये हो जाएगा आपके 38.104/56 इंटू 100। ये मान आएगा आपके 68%। कितना आएगा, 68%। तो इस यूनिट सेल का जो संकुलन क्षमता आती है वो कितनी आती है, प्रतिशत संकुलन क्षमता बीसीसी संरचना के अंदर 68% आती है। कितनी आती है, 68%, जो कि आपको इस सरल तरीके से निकालना है। आपको पूरा सार ये है कि आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो यूनिट सेल हैं, जो भी यूनिट सेल हैं, चाहे बीसीसी हैं, एफसीसी हैं, वो कितने गोलों से मिलके बनी है, उन गोलों का आयतन निकाल दो, और उसके बाद में पूरी यूनिट सेल का क्या कर लो, आयतन निकाल दो, और इसका अनुपात करके 100 से क्या कर लो, गुणा कर लो। आपको यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता है वो आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो बीसीसी संरचना के अंदर जो यूनिट सेल होती हैं उसके गोलों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना है, 68% है। कितना है, जबकि खाली बचा हुआ स्थान कितना रह जाएगा, 32% रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 32%। ठीक है, तो ये हो गई आपके बीसीसी संरचना के अंदर संकुलन क्षमता, और उसके मध्य जो रिक्त स्थान कितना बच रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरल घनीय जालक के अंदर संकुलन क्षमता, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससीसी यूनिट सेल के अंदर संकुलन क्षमता को ज्ञात करना। ठीक है, सिंपल क्यूबिक जो लैटिस होता है वो, या सरल घनीय जो जालक होता है, उसके अंदर हम जानते हैं कि उसके केवल कोर पर ही, किनारों पर ही क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। इसके सेंटर पर या फेस पर कहीं पर भी कोई एटम नहीं होता है। और हम जानते हैं कि एक यूनिट सेल के निर्माण के लिए केवल एक ही एटम क्या होता है, भाग लेता है। और ये जितने भी एटम हैं ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, पास पास में, इस प्रकार से क्या रहते हैं, पास पास में। तो जितने भी कोर हैं उसकी लंबाइयाँ जो हैं, अपन ये ए वाली लंबाइयाँ हैं, ये किसके बराबर होगी, 2r के बराबर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो कितनी है, माना कि परमाणु की त्रिज्या यदि है r, ये कितनी है, r, और यूनिट सेल के कोर की लंबाई कितनी है, माना कि यूनिट सेल के कोर की लंबाई, यूनिट सेल के कोर की लंबाई कितनी है, माना कि a है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, दो गोले दोनों ही पास पास में हैं और स्पर्श कर रहे हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा, है ना। चूँकि सिंपल यूनिट सेल में जो परमाणु हैं वो सारे के सारे कॉर्नर पर हैं और ये सभी क्या है, एक दूसरे के संपर्क में है। अतः ये घन की भुजा की लंबाई यदि ये है तो अपन कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या r और a में जो संबंध है वो a बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब जो घन का आयतन जो होता है, ये चूँकि ये घन ही है तो घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन, चूँकि ये एक ही गोले से बनी हुई है तो एक ही गोले का आयतन निकालेंगे हम। तो एक गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, है ना। अब अपन निकालते हैं इसका घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, और ए बराबर क्या है, चूँकि ए बराबर है 2r, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके 2r क्यू बराबर क्या हो जाएगा 8r क्यू। सही है। चूँकि जो एससीसी की जो संरचना होती है उसमें तो क्या है, एक ही एटम है, तो हम एक ही गोले का क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक गोले का आयतन कितना आ गया आपके, 4/3 पाई आर क्यू। अब हम निकाल लेते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता, ठीक है, ये कितनी आएगी, एक गोले का आयतन,
एक गोले का आयतन बटे घन का कुल आयतन, घन का आयतन इंटू 100। ठीक है, और ये गोले का आयतन तो कितना है, चूँकि एक ही गोले से बनी है तो ये एक गोले का आयतन ही मैं लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यू। और घन का मैं अब आयतन लिख देता हूँ। घन का आयतन कितना है, ये कहाँ पर आया, ये है ना, 8R³ 8R³ इंटू 100 हो जाएगा, बराबर प्रतिशत संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी। आप इसको सरल करो, देखो मैं थोड़ा सरल कर लेता हूँ। 4/3 इंटू, इसको मैं लिख देता हूँ, पाई को लिख देता हूँ मैं 22/7 इंटू 8R से R क्यू, तो R क्यू क्या हो गया, कट गया, तो ये हो जाएगा मेरा 1/8 इंटू 100। 11 इंटू 100 कितना हो गया, 1100, और नीचे कितना हो गया, 21। ठीक है, और ये मान जो आएगा आपके 52.4%। कितना आएगा, 52.4%, जो कि इस सबसे सरल तरीका है यूनिट सेल का इसको निकालने का। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसकी जो प्रतिशत संकुलन क्षमता आती है वो कितनी आती है, 52.4% आती है। बाकी जो भाग होगा वो क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। तो सबसे ज़्यादा जो संकुलन क्षमता थी वो एफसीसी संरचनाओं के अंदर थी, जो कि कितनी थी, 74% भाग था। और दूसरे प्रकार की जो थी वो थी आपके कौन सी, बीसीसी संरचना, जिसके एक सेंटर में एटम रहता है, और उसकी जो संकुलन क्षमता हमारे को प्राप्त हुई थी वो कितनी हुई थी, 68% प्राप्त हुई थी। और 68% ये किसकी थी, बीसीसी की, ये एफसीसी या फिर एचसीपी की थी। और तीसरे प्रकार की जो है वो है ये वाली एससीसी संरचना, सरल गणीय, और इसकी कितनी आ रही हैं अपने, सबसे कम आ रही हैं, यानी कि 52.4%। यानी कि ये जो एससीसी संरचना है उसके अंदर रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा रह जाता है। बाकी संरचनाओं के अंदर फेस पर या सेंटर में पार्टिकल होने की वजह से उसकी संकुलन क्षमता क्या रहती है, बहुत ही अधिक रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर प्रतिशत संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकालते हैं। एक बार ये आप वापस रिवाइज करके देख लीजिए ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका या इकाई कोशिका का घनत्व। ये एक सिंपल यूनिट सेल बनाई गई है और इसके कोर की लंबाई माना कि है a, और द्रव्यमान है इसका, इस एटम का द्रव्यमान है वो कितना है, माना कि m है। कितना है, m है। तो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व d बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें तो किसका निकालना है, यूनिट सेल का निकालना है। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना, यूनिट सेल का घनत्व कितना हो जाएगा, यूनिट सेल का घनत्व d बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। ठीक है, इससे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, यूनिट सेल का घनत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। यूनिट सेल का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम, जहाँ जेड क्या है, यूनिट सेल के अंदर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। चूँकि एक परमाणु का अगर अपन को द्रव्यमान निकालना है, एम निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल M/NA, जहाँ एम क्या है, मोलर द्रव्यमान, क्या है, मोलर द्रव्यमान, बटे Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, जो कि कितनी होती है, ये इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो हो गया आपके जेड इंटू एम, तो क्या हो गया, यूनिट सेल का द्रव्यमान। और यूनिट सेल का जो आयतन है वो कितना होता है, हम जानते हैं कि यूनिट सेल का आयतन, चूँकि एक सिंपल क्यूबिक सेल है ये, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, a³। अब अपन यूनिट सेल का घनत्व क्या कर सकते हैं, इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। d बराबर क्या होगा, जेड इंटू एम, यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे
इसका आयतन कितना हो गया, ए क्यू। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम, ये स्मॉल एम है ना, कैपिटल एम बटे ए क्यू इंटू अवोगाद्रो संख्या। ओके, ये हो गया आपके यूनिट सेल का घनत्व। इस यूनिट सेल का घनत्व जो होता है वो सामान्य अपन को किससे ज्ञात करते हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। और इसमें जो आपने ये पिकोमीटर और ये इकाइयाँ आपको पता होगी। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होगा, या फिर 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मान सामान्यतः इसी में ही निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। एक तो हमने सीखा है अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ क्या होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में सीखा। उसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्या होती है, और एचसीपी, सीसीपी या एफसीसी संरचनाओं के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि ये 4 गोलों से मिलकर बनी होती हैं और ये वाली 2 गोलों से मिलकर बनी होती हैं। तो बीसी संरचना के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, इसकी कितनी आती है, 74% भाग आता है बीसी संरचनाओं के अंदर सीखा। उसके बाद में हम सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल जो होती हैं उसमें क्रिस्टल लैटिस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी प्राप्त होती है। इसके बाद में हमने सीखा एक यूनिट सेल का जो घनत्व है वो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।